हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, इस जीएस विद प्रेम की इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, आप लोग ज़रूर बताएं। और चलिए, इस यूपी स्पेशल के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस यूपी स्पेशल की प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हैं। तो पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी इस जीएस विद प्रेम की यूट्यूब चैनल पे आपको 6 से 12 तक की एमसीक्यू एनसीईआरटी प्लस यूपी स्पेशल की प्रैक्टिस सेट और जीएस और जीके का जो थ्योरी सेगमेंट का जो शॉर्ट नोट्स है वो भी आप लोगों को यहाँ पर कराया जा रहा है इस समय। और करंट अफेयर की क्लास डेली आपको उपलब्ध कराई जा रही है। तो आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ के आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। यहाँ पर परीक्षा, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित तमाम ऐसे फैक्ट या क्लास उपलब्ध कराई जाती है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। शास्त्रीय भाषा और शास्त्रीय जो डांस से संबंधित वीडियो भी अपलोड कर दी गई है। शिखर सम्मेलन से संबंधित भी वीडियो आपको अपलोड है, आप जाके हमारे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो आप लोग हमारे यहाँ से इस चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। होमगार्ड, विशेषकर होमगार्ड, लेखपाल, यूपी पुलिस के जो अभ्यर्थी हैं, हमारी इस क्लास को ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए, देर न करते हुए शुरुआत करेंगे आज के क्लास को। तो आप लोग हमारे चैनल जीएस विद प्रेम को ज्वाइन करें तथा इस पीडीएफ के लिए आपको जीएस विद प्रेम टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखेंगे आज का पहला सवाल। जी हाँ, आज का पहला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जनवरी फरवरी के दौरान, ऑप्शन नंबर बी अक्टूबर दिसंबर के दौरान, ऑप्शन नंबर सी अप्रैल मई के दौरान, ऑप्शन नंबर डी जून जुलाई के दौरान। तो खरीफ फसल की बुआई कब होती है? जी हाँ, खरीफ फसल की बुआई कब की होती है? खरीफ का फसल किसे कहा जाता है? खरीफ फसल में क्या आते हैं, आप लोग इसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो खरीफ की फसल में आपका धान हो गया। जी हाँ, धान वान आते हैं। जब धान बोया जाता है तो धान कब बोया जाता है? तो धान बरसात के महीने में बोया जाता है। तो बरसात कब होती है, इसे भी आप लोगों को जानना चाहिए। तो बरसात जो है हमारे यहाँ जून जुलाई के महीने में होती है। जी हाँ, जून जुलाई में जो होती है हमारे यहाँ बरसात होती है। तो ये जो खरीफ की फसल है हमारे क्या है, जून जुलाई में बोई जाती है। तो आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। खरीफ की फसल जो है बुआई का समय जून जुलाई में होता है। और इसकी प्रमुख प्रमुख फसलें की बात करें तो ज्वार, बाजरा, धान आदि जो होती हैं हमारी खरीफ फसलें होती हैं। तो इसे हम लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे आज का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए सूर सरोवर, ऑप्शन नंबर बी पार्वती अर्गा, ऑप्शन नंबर सी सुरहा ताल, ऑप्शन नंबर डी ऊपरी गंगा। जी हाँ, यहाँ पर सवाल पूछा है कि उत्तर प्रदेश में किस स्थल को सर्वप्रथम, जी हाँ, सर्वप्रथम रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऊपरी गंगा नदी को। जी हाँ, ऊपरी गंगा नदी जो है ब्रिजघाट नरौरा में है, इसे आप लोग याद रखेंगे। जी हाँ, तो ये हमारे ब्रिजघाट नरौरा बुलंदशहर में है ये। और इसे क्या नाम है, भारत उत्तर प्रदेश का पहले रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। जी हाँ, ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल जो बुलंदशहर में है, जो कि 2005 में घोषित किया गया था। और वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में कुल टोटल 10 रामसर स्थल हैं। जी हाँ, जिनमें से सबसे पहले आइए देख लेते हैं उनको 10 की हम यहाँ पर देखेंगे। तो सरसई नावर झील जो कि इटावा में है, यह भी एक रामसर स्थल है। समान पक्षी विहार मैनपुरी में है, ये भी एक रामसर स्थल है। सांडी पक्षी विहार, जी हाँ, ये जो कि ये भी हरदोई में है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। पार्वती अनगा पक्षी विहार गोंडा में है। और इसे हाल ही में भी इको सेंसिटिव जोन भी घोषित किया गया। जी हाँ, गोंडा में है यह रामसर स्थल। अगला देखेंगे नवाबगंज पक्षी विहार जो कि उन्नाव में है। सूर सरोवर जिसे कीठम झील भी कहा जाता है, आगरा में है। हैदरपुर मुजफ्फरनगर जो कि बिजनौर में है, 9वां रामसर स्थल था। और 10वां जो बात करें तो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है झील है संत कबीर नगर में। तो इस तरह हमने जो है रामसर स्थल की बात करें तो यूपी में कुल टोटल 10 है। और 10 को यहाँ पर हमने देख लिया और कहाँ कहाँ पे स्थित है इसके बारे में देख लिया। रामसर की बात करें तो रामसर कन्वेंशन जो है 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में किया गया। और भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ था। और भारत में टोटल रामसर स्थलों की बात किया जाए तो इस समय कुल 96 है। जी हाँ, 96 रामसर स्थल हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा रामसर स्थल की बात की जाए तो आपके तमिलनाडु में, जी हाँ, तमिलनाडु में 20 हैं। और उत्तर प्रदेश में आपके 10 हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमने रामसर स्थल के बारे में याद कर लिया। अभी हाल ही में जो 96वां रामसर स्थल है हमारा सिलीसिया जो है राजस्थान में खोजा गया है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो यूपी में टोटल 10 रामसर स्थल थे जिनको हमने यहाँ पर देख लिया। और सबसे पहले की बात करें तो ये ब्रिजघाट नरौरा में बुलंदशहर में स्थित है हमारा ऊपरी गंगा नहर, जो कि 2005 में घोषित किया गया। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे।
अगला देखेंगे आज का यूपी स्पेशल का तीसरा सवाल। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए कंकरीली पथरीली, ऑप्शन नंबर बी भूरी, ऑप्शन नंबर सी महीन जलोढ़, ऑप्शन नंबर डी दलदली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंकरीली पथरीली। यहाँ उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में जो है कंकरीली पथरीली मृदा पाई जाती है। तो यहाँ हमने देख लिया उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में ककरीली और पथरीली मृदा पाई जाती है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ककरीली मतलब यहाँ कंकड़ और पत्थर भी रहते हैं, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे आज का चौथा सवाल देखेंगे। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी नेशनल एकेडमिक ऑफ आर्ट का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी आगरा, ऑप्शन नंबर डी अलीगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट का क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ में स्थित है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। ललित कला अकादमी की स्थापना भारत सरकार द्वारा 5 अगस्त 1954 को, जी हाँ इसे याद रखिएगा, ललित कला अकादमी की स्थापना जो है भारत सरकार के द्वारा 5 अगस्त 1954 को की गई थी। यह ललित कलाओं, चित्रकला, गृह निर्माण कला, मूर्ति कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य में ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र जो है लखनऊ में, जो कि 1962 में स्थापित किया गया था। ललित कला अकादमी भारत में गठित एक स्वायत्त संस्था है। ललित कला अकादमी की फेलोशिप को ललित कला अकादमी रत्न भी कहते हैं। यह भारत में ललित कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है और वर्ष 1995 में सर्वप्रथम जेमिनी राय को ललित कला अकादमी की फेलोशिप प्रदान की गई थी। तो यहाँ पर इसे आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने एक ही सवाल से कई सवाल देख लिए, तो इस तरह आपको यहाँ 10 क्वेश्चन के माध्यम से कम 40 से 50 यूपी स्पेशल के क्वेश्चनों की संख्या कराई जाती है। तो यहाँ हमने इसमें क्या क्या देखा कि ललित कला अकादमी की स्थापना भारत सरकार के द्वारा 5 अगस्त 1954 पे की गई थी। एक सवाल क्लियर हुआ आपका। दूसरा हम देखेंगे कि यह जो है चित्रकला, गृह निर्माण और मूर्ति कला से संबंधित है। तीसरा की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी की जो क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ में है, उसकी स्थापना 1962 में है। तो यहाँ पर 2 चीज़ क्लियर हुई। बाकी ललित कला अकादमी भारत में गठित एक स्वयं संस्था है और यह जो है ललित कला अकादमी फेलोशिप, जो ललित कला अकादमी रत्न भी कहते हैं, प्रदान करता है। और भारत में ललित कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान जो ललित कला अकादमी रत्न होता है, सर्वप्रथम 1995 में जेमिनी राय जी को दिया गया था, जो कि ललित कला अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई थी। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग चलेंगे अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक, पुरातात्विक और कलात्मक निधि की देखरेख के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए उसकी बिक्री, ऑप्शन नंबर बी उसका अवलेखीकरण, ऑप्शन नंबर सी संरक्षण और प्रदर्शन, ऑप्शन नंबर डी उसका प्रकाशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उसकी बिक्री। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक और कलात्मक निधि संरक्षण, प्रदर्शन, प्रकाशन, अवलेखीकरण, डॉक्यूमेंटेशन और अध्ययन की दृष्टि से 1957 में संस्कृति विभाग की स्थापना की गई थी और संस्कृति विभाग से संबंधित कार्यों का संपादन विभागाध्यक्ष स्तर पर संस्कृति निदेशालय द्वारा किया जाता है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि उत्तर प्रदेश जो है इसमें संस्कृति विभाग की स्थापना 1957 में की गई थी। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे आज का छठा सवाल। जी हाँ, छठा सवाल हम लोग देखेंगे। छठा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1991, ऑप्शन नंबर बी 1990, ऑप्शन नंबर सी 1995, ऑप्शन नंबर डी 1997। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1995। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम जो 1995 में शुरू किया गया। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। मिड डे मील योजना का प्रारंभ 15 अगस्त 1995 से माना जाता है तथा इसका प्रारंभ भारत में 1960 के दशक में हो गया था। यह कार्यक्रम कक्षा में बच्चों को भूख से बचाने, नामांकन तथा उपस्थिति बढ़ाने, सभी जाति के बच्चों में सामाजिकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारंभ हुआ था और इसे जो है सर्वप्रथम तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री के कामराज के द्वारा लाया गया था। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि मिड डे मील परियोजना है सर्वप्रथम तमिलनाडु में शुरू की गई थी, वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री के कामराज के द्वारा। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो अगला सवाल देखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे 7वां क्वेश्चन कि लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष हुई थी? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए 1975, ऑप्शन नंबर बी 1970, ऑप्शन नंबर सी 1964, ऑप्शन नंबर डी 1974। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1964। जी हाँ, लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना 1964 में हुई थी। यहाँ पर 2 क्वेश्चन क्लियर हुए। एक, रविंद्रालय कहाँ है? तो लखनऊ में है। दूसरा, उसकी स्थापना कब हुई? तो 1964 में हुई। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना 1964 में की गई थी। इसके अलावा लखनऊ में स्थित अन्य संस्थान जैसे कि राज्य ललित कला अकादमी 1962 में स्थापित हुआ, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में स्थापित हुआ, भारतीय नाट्य अकादमी 1975 में स्थापित हुआ, उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविजन और लिबरल आर्ट्स इंस्टीट्यूट 2016 में स्थापित हुए।
जी हाँ, उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविजन और लिबरल आर्ट्स इंस्टीट्यूट 2016 में स्थापित हुआ, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर हमने एक ही सवाल से कई सवाल डिस्कस कर लिए। राज्य ललित कला अकादमी 62 में, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में, भारतीय नाट्य अकादमी 1975 में तथा उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविजन और लिबरल आर्ट इंस्टीट्यूट 2016 में स्थापित किया गया, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे आज का 8वां सवाल। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी आगरा, ऑप्शन नंबर सी कानपुर, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कानपुर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। आइए इसकी व्याख्या देखेंगे। उत्तर प्रदेश में कानपुर में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज स्थित है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। आज का 9वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नवा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन इकाइयां हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए नगर पंचायत, ऑप्शन नंबर बी नगर पालिका परिषद, ऑप्शन नंबर सी नगर विकास प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर डी नगर निगम। तो इसमें पूछा है कि उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन इकाइयां क्या होती हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर ये त्रिस्तरीय है, आप लोग जानते होंगे। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज तथा नगरों में त्रिस्तरीय योजना लागू की गई थी। तो ग्रामीण में आपका ग्राम हो गया, ब्लॉक हो गया, जिला हो गया, इसे आप लोग जानते होंगे। और उसी तरह आपका नगर की बात किया है तो यहाँ पर नगर पंचायत हो गई, नगर पालिका परिषद हो गई और नगर निगम हो गई। ये 3 चीज़ें थी जो कि इसके लिए विकास प्राधिकरण यहाँ पर इसका आंसर नहीं होगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 4। जी हाँ, ऑप्शन नंबर तो ये 1, 2, 4 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये पहले ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1, 2 और 4। तो ये नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम यही जो है हमारे नगरीय क्षेत्र की स्थानीय शासन की इकाइयाँ हैं, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। व्याख्या देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में शासन इकाइयाँ हैं नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम। स्थानीय शासन जन प्रशासन का एक रूप है जो कि अधिकांश जगहों पर किसी राज्य या राष्ट्र की सबसे निचली श्रेणी के प्रशासनिक इकाइयाँ होती हैं। इसके ऊपर जिले, प्रांत, राज्य और राष्ट्र का प्रशासन होता है। तो आप लोग इसे जानते हैं। और ये जो नगर पालिका अधिनियम हुआ था 74वां संविधान संशोधन के तहत पारित किया गया था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे 1993 में, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। जी हाँ, 10वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में वाणिज्य उद्योग मंडल एसोचैम कब स्थापित हुआ था। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में वाणिज्य उद्योग मंडल जिसे एसोचैम कहते हैं कब स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1995, ऑप्शन नंबर सी 1991, ऑप्शन नंबर सी 1994, ऑप्शन नंबर डी 1993। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1994 में। जी हाँ, आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल एसोचैम भारत के वाणिज्य संघ के प्रतिनिधि संस्था है जिसकी स्थापना वर्ष 1920 में हुई थी। यूपी के एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसे एसोचैम यूपी के नाम से भी जाना जाता है, एक राज्य स्तरीय व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख चैम्बर है जो कि निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी, माध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती है। इसका स्थापना 1994 में हुई थी, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि एसोचैम की स्थापना जो है 1994 में हुई थी। और यहाँ पर जो है भारतीय वाणिज्य उद्योग एसोचैम भारत के वाणिज्य संघ के प्रतिनिधि संस्था जिसकी स्थापना 1920 में ही हो गई थी, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरह हमारा आज का 10 क्वेश्चन का जो ये प्रैक्टिस सेट यूपी स्पेशल था समाप्त हुआ। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में। बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सीरीज चल रही है आप लोगों के लिए। आप लोग यहाँ हमारे इस क्लास से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे जोड़ें और इसे लोगों तक पहुँचाएँ। अपने दोस्तों, फ्रेंडों, पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं उनको आप इसे पहुँचाएँ, उनको शेयर करें। और इसी 10 क्वेश्चन के माध्यम से हमने 20 से 25 क्वेश्चन हम लोग कब से कब कवर करते हैं। इसी तरह आपके लिए रोज़ मतलब आने वाले दिनों में 1 दिन या 2 दिन में आपको ऐसी वीडियो अपलोड कर दी जाए करेगी, जैसा मुझे समय मिलता है, क्योंकि कई चीज़ों का वीडियो बनाना रहता है, इसलिए ज़्यादा समय डेली हम नहीं ला पाते हैं। लेकिन आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे डेली एक क्लास स्किल लेकर आई जाए। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों को शेयर करें। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।